आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बारे में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने 1898 में बार्न आउल जो एक बर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, ये एक बर्ड है, एक तरह का उल्लू है ना, उल्लू की एक प्रजाति है बार्न आउल। इनके नर्व सेल में, नर्व सेल की स्टडी के दौरान उन्होंने गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में देखा। ठीक है, और इसके बहुत सारे नाम हैं, है ना, जिसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। एक तो गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी। दूसरा, चलो मैं इसको अलग अलग कलर में लिख लेता हूँ, आपको और अच्छे से ईजी हो जाएगा। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे गोल्जी एपरेंटस भी कहते हैं, एपेरेंट एपरेंटस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे इंटरनल इंटरनल रेटिकुलर रेटिकुलर एपरेंटस भी कहा जाता है, एपरेंट। ठीक है, कितने नाम हो गए? गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी एपरेंटस, और एक हो गया IRA। ठीक है, इंटरनल रेटिकुलर एपरेंटस, इन नाम से भी इसे जाना जाता है। बेकर ने इन्होंने जब गोल्जी बॉडी को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वहां पर लिपिड लिपिड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, है ना, लिपिड लाइक संरचना को उन्होंने पाया। तो उन्होंने गोल्जी बॉडी को, यानी कि गोल्जी बॉडी को क्या नाम दे दिया? लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने दिया? बेकर ने, 1953 में। ठीक है, 1953 में बेकर ने क्या किया, जो गोल्जी बॉडी है उन्होंने उसकी स्टडी की और पाया कि वहां पर लिपिड की, है ना, लिपिड की उपस्थिति है, लिपिड की कुछ मात्रा वहां पर क्या है? अवेलेबल है। तो लिपिड के प्रेजेंस के बेस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड प्रेजेंस, ठीक है, गोल्जी बॉडी को उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, उसके अलावा प्लांट सेल में भी कुछ गोल्जी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल थे। तो कुछ बॉटनिस्ट ने उन्होंने, है ना, कुछ बॉटनिस्ट ने उन्हें डिक्टियोसोम नाम दिया। डिक्टियोसोम नाम दिया। ये किसमें है? डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लिख लेते हैं GB लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन प्लांट सेल। ठीक है, डिक्टियोसोम क्या होता है? गोल्जी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल। ये बहुत सारे बॉटनिस्ट ने या वनस्पतिज्ञों ने से बताया। ठीक है, इसके अलावा इसमें खास चीज ये है कि गोल्जी बॉडी जो है सभी सेल में प्रेजेंट होता है ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या सेल्स हैं जिसमें जो है गोल्जी बॉडी अवेलेबल नहीं होते, प्रेजेंस नहीं होते। जैसे कि
यहाँ पर मैं इसे एब्सेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू एल्गी जो है, इनमें भी क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना की बात करूं तो यहाँ पर आप, मैं इनकी संरचना के बारे में आपको बताता हूँ। संरचना में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, एक सेल है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक संरचना आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ, आपको इजी हो जाए। तो एक एक सेल है, यहाँ पर सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना, जिसके बारे में हम बैक टू बैक डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली एक जानकारी देता हूँ। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका ई आर है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, माइटो सॉरी, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इसमें। अब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे येलो येलो, ये हमारा है जीबी, गॉल्जी बॉडी, जिसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल्स पढ़ना है। ये जो है आपके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके पास या उससे अटैच में होता है, उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, ईआर से लगा हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो ईआर के बाद जो संरचना होती है वो आपकी गोल्जी बॉडी की संरचना होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसे और अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो संरचना है, मैं आपको इसे थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये वाली जो संरचना है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली, ठीक है, ये वो संरचना है, क्या है, गोल्जी बॉडी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है वो गोल्जी है। तो हम इसे कैसे डील करेंगे, इसकी संरचना किस तरीके से होगी, ये तो हो गया कैसे कैसे है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, न्यूक्लियस है, ईआर है, और यहाँ पर क्या है, जीबी है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ब्लू ब्लू से यहाँ पे लिक्विड जैसा एक व्हाइट या ब्लू का संरचना, ये है आपका साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म। अब ये गोल्जी बॉडी, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, स्थिति का है, कहाँ पर ये होता है। तो ये जो है एक सेल में न्यूक्लियस के पास में होता है, ईआर, है ना, तो जो है हमारा उसके सबसे नजदीक होता है। और वहां पर जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ मुड़ी हुई संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं इस वाले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना, ये आपका केंद्रक हो गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये मुड़ी हुई कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये देखिए, ये इस तरीके से, मैं यहाँ पर इसको सेम ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे अंदर से बाहर की ओर थोड़े आकार में बड़े होते आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से ये कुछ जो है संरचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी है। अब ये फ्लैटन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो संरचनाएं होती है बाइलेयर्ड होती है, ठीक है, दो लेयर की संरचनाएं हैं, ठीक है, दो लेयर की मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, और इनके बीच में खाली जगह होती है, देख सकते हैं यहाँ पर ये दो लेयर की संरचनाएं हैं और उनके बीच में क्या है, एक खाली स्थान है। इस खाली स्थान को में यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होता है ना खाली स्थान का, वो होता है 60 to 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्या होता है, 60 to 70 एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, 60 to 70 एंगस्ट्रॉम का होता है यहाँ पर।
ये जो जो फ्लैटन स्ट्रक्चर है इनके बीच में एक खाली जगह होती है, आप देख पा रहे होंगे दो लेयर का होता है, यहाँ पर इनके बीच में खाली जगह है, उसका जो डिस्टेंस है वो 60 टू 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। प्लांट सेल में ये डिफ्यूज टाइप के संरचना में होते हैं, उसमें ये पता नहीं चलता है कि इनके बीच में जो खाली स्पेस है वो कैसे है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, उसके संरचनात्मक यूनिट्स को अगर हम बात करें, इसकी कई संरचनात्मक यूनिट्स हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके 3 संरचनात्मक यूनिट्स हैं। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा जीबी है इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, दूसरा होता है आपका वैक्यूल, तीसरा होता है वेजाइकल। ठीक है, ये 3 इसके मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर जब से आप देख रहे हैं ये, चलिए, ये जो ओवर लेयर है, हम इन तीनों को ना डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेजाइकल को। ठीक है, तो ये जो सिस्टर्नी होता है ना, पहला अगर मैं बात करूं, पहला जो एयर यूनिट होता है वो होता है सिस्टर सिस्टर्नी। ठीक है, जो सिस्टर्नी होता है वो एक लंबी नलिका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी में सिस्टर्नी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है इस तरीके से मुड़ी हुई संरचना है, लंबा है, नलिकाकार है ना, और आपस में ये समानांतर होते हैं। कैसा होता है, समानांतर अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सिस्टर्नी जो है इस तरीके से है, ऐसा, ओके, कुछ इस तरीके से है, नली के आकार का है, और एक बंद संरचना, और एक के ऊपर एक क्या है, ये ओवरलैप है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ओवरलैप देता हूँ, पैरेलल अरेंज है, क्या है, लंबा है, एक के ऊपर एक समानांतर यानी पैरेलल अरेंज्ड है, और एक बंद नलिकाओं के रूप में होता है। और इनके जो क्लस्टर होते हैं, बंच जो होते हैं, इनका जो समूह होता है वो होता है 4 से लेकर के 10 तक होते हैं ना, 4 से लेकर के 10 तक की होती है। और यही जो है जो सिस्टर्नी होता है, ये गॉल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है जो इसको स्थिर बनाता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होते हैं, ये सिस्टर्नी के यहाँ पर किनारे पर है ना, इस तरीके से ये किनारे पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। कहाँ पर स्थित होता है, किनारों पर स्थित होता है। ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे होंगे ऐसा, ये आपका क्या है, सिस्टर्नी है जो पैरेलल है। तो सिस्टर्नी के किनारों पर यहाँ पर जो है क्या होता है, वैक्यूल होते हैं। क्या होता है, वैक्यूल होता है। ये आपका सिस्टर्नी हो गया, ये हो गया आपका vacuole। ठीक है, उसके बाद आपका इसका तीसरा जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है वेजाइकल्स। ठीक है, वेजाइकल, तो ये वेजाइकल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो है, ये क्या है, तो गॉल्जी बॉडी है, यहाँ पर आपका वैक्यूल है। उसके अलावा जो वेजाइकल्स होते हैं वो इस तरीके से गोलाकार, यहाँ पर उसके किनारों से दूर तक फैले हुए होते हैं, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये वेजाइकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये जैसे ये बड़ा वाला है तो ये हो जाएगा आपका लार्ज सेक्रेटरी वेजाइकल, लार्ज सेक्रेटरी वेजाइकल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो ये वेजाइकल जो
नजदीक में भी हो सकते हैं और काफी दूर तक भी हो सकते हैं। इनके 3 मेन यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिस्टर्नी की बात करूं, सिस्टर्नी की थोड़ा सा और डीप से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टर्नी जो है नॉर्मली इसकी 2 सतहें होंगी। ठीक है, नॉर्मली इसके 2 सतह हमें देखने को मिलती को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ये उसका क्या है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये आपका आर ई आर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका हो गया जी डी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ रखता है ना, यानी कि न्यूक्लियस के जो नजदीक होता है गोल्जी बॉडी का वो सिरा, जो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, उस वाले सिरे को हम क्या कहते हैं, सीस फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीस फेस, या फिर उसे फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, और उसे हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स सिरा भी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी थी, ये सपोज ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो नजदीक का सिरा हो गया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो गया। तो उससे जो दूरस्थ वाला पार्ट है, डिस्टल जो पार्ट है, वहां पर देख सकते हैं उस साइड पर, उस साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। इसे मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है, और यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, ये आउटर टाइप का दिखाई देता है, इस कारण इसे कॉन्केव भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्केव या ट्रांसफेस भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर केमिकली अगर हम बात करें, तो इस पर बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स लाइक एडीपेज, एटीपेज, है ना। एटीपेज एंजाइम होगा, एडीपेज होगा, एटी एटीपेज एंजाइम, एटी, है ना, एटीपेज एंजाइम, एडीपेज एंजाइम, साइटोडिनेज होगा या साइटोडिन जिसे हम कहते हैं, थायमिन, पायरोफॉस्फेट एंजाइम। इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स वहां पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दो वैज्ञानिक हैं, बिम्स और चेसिल, है ना। कौन है, बिम एंड के जे, दो वैज्ञानिक हैं। 1960 की बात है, ठीक है, कब की बात है, 1960 की बात। जो गोल्जी बॉडी में है ना, गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी होती है, क्या होती है, सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है, बिम और केजिल कहते हैं कि जो सिस्टर्नी होती है, इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। क्या कहते हैं ये, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी फॉर्म्ड फ्रॉम ईयर। ठीक है, इनका कहना ये था कि जो सिस्टर्नी होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, निर्माण होता है। इनका जो निर्माण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें गोल्जी के अंदर का जो भाग होता है वो काफी डेंस मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, डेंस मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, डेंस मटेरियल। ये इनर पार्ट की बात की जा रही है ना, इनर, इनर जो पार्ट होता है वो क्या होते हैं, जीबी का, वो काफी डेंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इंटर इंटरसिस्टर्नल, सिस्टर्नल, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। क्या बोला जाता है, इंटरनल, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, अचानक कभी कभी ही होता है ये चीजें। तो ये आपका जो है क्या है, गॉल्जी है। ठीक है, ये तो इनके जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनके जो मेम्ब्रेन पर ऐसे छोटे 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 पोर वो बन जाते हैं, है ना।
क्या होते हैं, पोर हो जाते हैं। तो ये जो है, जो पोर होते हैं, ये मेन मेन रूप से क्या होते हैं, परिधि की तरफ होते हैं, पेरी पेरी होते हैं, बाहर की तरफ यानी कि परिधि की तरफ ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें, एक रफली ओवरव्यू के रूप में, फिर इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक थोड़ा सा आपको डील करने की कोशिश करता हूँ, और अभी तक हम जितना देखे हैं उसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके जनरल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, तो बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो गोल्जी बॉडी होता है, यानी कि जो जीबी है, गोल्जी बॉडी है, वो एक तरह का ऑर्गेनल्स है ना, ऑर्गेनल्स का एक प्रकार है जो यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, गोल्गी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स का क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग और उसका पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस अपरेटस, है ना, उसके अलावा आईपीआर भी कहा जाता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। ये एक टाइपिकल क्या होते हैं, सेल संरचना होती है, जहां पर आपको केंद्रक, आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना, ये वाला संरचना, ये वाला, ये हमारा है गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक। अब यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो केंद्र के नजदीक है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका केंद्रक है ना, केंद्रक के नजदीक का एरिया। तो वहां पर क्या होता है, जो वेजाइकल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट वेजाइकल के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, मटेरियल को लेके आते हैं। ठीक है, जाते हैं। यहाँ पर इस वाले डायग्राम से आपको और देखिए, यहाँ पर जो है ये एक पदार्थ है, वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है आपको गोल्जी पर। ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है जो कहाँ पर आ रहे हैं, गोल्जी पर आ रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट वेहिकल से आ रहे हैं। तो ये जो है आकर के सिस फेस पर यानी कि कॉन्वेक्स वाले पार्ट पर आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ट्रांसपोर्ट वेहिकल मॉलिक्यूल्स को लेकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पे चले, मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, आर ई आर से मटेरियल कहाँ पर जा रहे हैं, ट्रांससाइकिल के थ्रू सीस वाले पार्ट में आ रहे हैं। सीस वाले फेस पे आते हैं, यानी कॉन्वेक्स पार्ट में आते हैं। कॉन्वेक्स पार्ट में आते हैं तो ये जो है सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन पर, है ना, सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और वो उसे जैसे फ्यूज होता है तो वो उसे सॉर्ट कर देता है उसके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग पर। वहां पर पर्टिकुलर एंजाइम्स और जो प्रोटीन होते हैं उसको टारगेट करके उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाता। ठीक है। अब वहां पर जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस वहां पर आया है, ठीक है, उसे वो मॉडिफाई करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को रिमॉडलिंग करेगा, रिफॉर्मेशन करेगा सिस्टर्नी में। ठीक है, सिस्टर्नी में ये सारा काम होगा। उसके बाद क्या होगा, जब जो पदार्थ जो है हमने जिसे मॉडिफाई किया, उस मॉलिक्यूल्स को जो हमने मॉडिफाई किया है, उस सब्सटेंस को यहाँ पर देखो इस तरीके से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, और ये किसी अदर ऑर्गन की तरफ क्या हो जाते हैं, अदर ऑर्गन की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरे किसी ऑर्गेनल्स में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा जो है, और गोल्गी से होते हुए गोल्गी उसे क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग, और उसे पर्टिकुलर ऑर्गन्स में क्या करते हैं, भेज दिया जाता। ठीक। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, कुछ और फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शंस, तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है प्लांट सेल, इसमें प्लांट सेल में क्या करता है, ये सेल वॉल एंड सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन। उसके बाद पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन और उसका सिंथेसिस करता है। पॉलीसेकेराइड का क्या करेगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन
का जो तीसरा जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो है लाइपोसोम का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? लाइपोसोम का सिक्रेशन करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है, फॉर्मेशन करता है। लाइपोसोम के बारे में, है ना, गोल्जी बॉडी में लाइपोसोम जो होते हैं इसके बारे में सबसे पहले नावी, ठीक है, नाविको ने बताया था 1964 में, ठीक है, ने बताया था, नाविको ने 1964 में बताया। इसका जो चौथा फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, वो जो है स्पर्म्स एक्रोसोम्स, है ना, स्पर्म्स एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ये स्टोरेज भी करता है, ठीक है, स्टोरेज करने में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी जो है सल्फेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, सल्फेट